नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी पहचान एक करिश्माई और प्रभावशाली नेता के रूप में होती है, जो अपने भाषणों और कार्यों से जनता को प्रेरित करते हैं। उनका सफर एक साधारण परिवार से लेके इतने ऊंचे ओहदे तक पहुंचने का बहुत ही अद्भुत है। एक छोटे से कस्बे में चाय बेचने वाले बच्चे से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। मोदी जी का ये उभार उनकी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक चतुराई को दर्शाता है। उनकी रणनीतिक सोच और दूरदर्शिता ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। वो छोटी उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल हो गए थे। आरएसएस में शामिल होने के बाद उन्होंने संगठन के विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इस संगठन ने उन्हें हिंदुत्व विचारधारा की मजबूत नींव दी और उनके राजनीतिक जीवन को आकार दिया। इसने उन्हें हिंदुत्व विचारधारा की मजबूत नींव दी। आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में आगे बढ़ते गए। बीजेपी में उनका योगदान और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्हें उनकी संगठन क्षमता और वाक्पटुता के लिए जाना जाने लगा। उनके भाषणों में जोश और ऊर्जा होती है, जो जनता को प्रभावित करती है। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात को एक प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी का कार्यकाल प्रगति और विवादों दोनों से भरा रहा। उनके नेतृत्व में गुजरात ने आर्थिक और औद्योगिक विकास के नए आयाम छुए। उनके नेतृत्व में गुजरात ने अच्छी आर्थिक तरक्की देखी। राज्य में निवेश और उद्योगों का विकास हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों ने उनके कार्यकाल पर एक काला साया डाल दिया। इन दंगों के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद की घटनाओं ने उनकी छवि को विवादित बना दिया। मोदी जी के समर्थक उन्हें एक निर्णायक नेता मानते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने गुजरात को विकास की राह पर अग्रसर किया। उनका मानना है कि मोदी जी ने गुजरात को एक आदर्श राज्य बना दिया। उनके नेतृत्व में राज्य ने बुनियादी ढांचे और सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार देखा। वहीं उनके आलोचक 2002 के दंगों से निपटने के उनके तरीके की आलोचना करते हैं। उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। उनका आरोप है कि मोदी जी ने हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। इस विवाद ने उनकी छवि को धूमिल किया और उनके नेतृत्व पर सवाल उठा। इन विवादों के बावजूद मोदी जी गुजरात में एक लोकप्रिय नेता बने रहे। उनके समर्थकों ने उन्हें हमेशा एक मजबूत और सक्षम नेता के रूप में देखा। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 3 चुनाव जीते। उनकी जीत ने उनके नेतृत्व की ताकत और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को साबित किया। इसने एक मजबूत और एक निर्णायक नेता के रूप में उनकी छवि को और मजबूत कर दिया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की। राष्ट्रीय स्तर पर उनका उदय अभी शुरू ही हुआ था। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और देश की राजनीति में एक नई दिशा दी। 2002 के गुजरात दंगे भारत में आज भी एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस घटना ने न केवल गुजरात राज्य को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसा समय था जब सांप्रदायिक हिंसा ने समाज के ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित किया। गोधरा में एक ट्रेन में आग लगने की घटना से ये दंगे भड़के थे। यह घटना 27 फरवरी 2002 को हुई थी, जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई थी। इस आगजनी की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इस घटना में 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। ये तीर्थयात्री अयोध्या से लौट रहे थे और इस घटना ने उनके परिवारों और समुदायों में गहरा शोक और आक्रोश पैदा कर दिया। इसके बाद हुए दंगों ने गुजरात के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। हिंसा और आगजनी की घटनाओं ने कई घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया। इस दौरान कई निर्दोष लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। ये हिंसा इतनी भयानक थी कि इसे रोकने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया।
और उनके जीवन में कभी न भरने वाला खालीपन आ गया। मोदी जी की सरकार पर इस हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। कई लोगों का मानना था कि राज्य सरकार ने इस हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यह आरोप उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा धक्का था। आलोचकों का आरोप था कि राज्य सरकार ने दंगों को रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता और पुलिस की मिलीभगत ने हिंसा को और बढ़ावा दिया। इस दौरान कई रिपोर्ट्स और जांचों ने भी इस ओर इशारा किया। उन्होंने पुलिस की निष्क्रियता और यहां तक कि दंगाइयों के साथ मिलीभगत के उदाहरणों की ओर इशारा किया। कई गवाहों ने बताया कि पुलिस ने हिंसा को रोकने के बजाय मूक दर्शक बनी रही। इसने लोगों के मन में पुलिस और सरकार के प्रति अविश्वास को और बढ़ा दिया। मोदी जी ने हमेशा खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके अनुसार यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। उन्होंने हिंसा पर दुख तो व्यक्त किया है, लेकिन किसी भी तरह की गलती से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इन दंगों का मोदी जी के राजनीतिक करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक ओर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उनके समर्थकों ने उन्हें और भी मजबूती से समर्थन दिया। यह घटना उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। मानवाधिकार समूहों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनकी काफी आलोचना की। कई संगठनों ने उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसने उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित किया। कुछ देशों ने तो उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आमंत्रित नहीं किया गया और उनके खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन हुए। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि इन दंगों ने उनके मूल मतदाताओं के बीच उनके समर्थन को और मजबूत कर दिया। उनके समर्थकों ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जो हिंदुओं के अधिकारों के लिए खड़ा था। इसने उनके राजनीतिक आधार को और मजबूत किया। कई लोगों ने उन्हें एक ऐसे मजबूत नेता के रूप में देखा जो हिंदुओं के लिए खड़ा था। उनके समर्थकों का मानना था कि उन्होंने हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा की और उन्हें एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। 2002 के दंगों का साया मोदी जी का पीछा करता रहा है। यह घटना उनके राजनीतिक जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। यह उनके हर कदम पर एक छाया की तरह मंडराता रहा है। कई जांचों में उन्हें किसी भी तरह की संलिप्तता से मुक्त कर दिया गया है। विभिन्न जांच आयोगों और अदालतों ने उन्हें निर्दोष पाया है। यह उनके लिए एक बड़ी राहत थी। हालांकि घटनाओं में उनकी भूमिका को लेकर सवाल आज भी बने हुए हैं। कई लोग आज भी मानते हैं कि सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। ये दंगे भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बने हुए हैं। यह घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी एक चतुर और दूरदर्शी राजनीतिक रणनीतिकार हैं। वो भारतीय मतदाताओं की नब्ज को बखूबी समझते हैं। मोदी जी ने 2014 के आम चुनावों में नए नए और अनोखे तरीके अपनाए थे। मतदाताओं से जुड़ने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया। उनका चुनाव प्रचार, विकास और सुशासन पर पूरी तरह केंद्रित था। मोदी जी ने खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में सफलतापूर्वक पेश किया। उन्होंने आर्थिक विकास वापस लाने और नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। उन्होंने एक युवा और महत्वाकांक्षी भारत की आकांक्षाओं को बखूबी समझा। मोदी जी का चुनाव प्रचार समाज के अलग अलग वर्गों के मतदाताओं को बहुत पसंद आया। 2014 के चुनावों में उनकी जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व थी। इसने कांग्रेस पार्टी के दशकों से चले आ रहे दबदबे को पूरी तरह खत्म कर दिया। मोदी जी अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाले पहले बीजेपी नेता बने। उनकी जीत का श्रेय उनके करिश्मे, उनकी चुनावी रणनीति और बदलाव की चाहत रखने वाली जनता को जाता है। मोदी जी के चुनाव प्रचार ने भारतीय राजनीति को ही बदल कर रख दिया। इसने व्यक्तित्व आधारित राजनीति का एक नया युग शुरू किया। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के उनके इस्तेमाल ने भारत में राजनीतिक प्रचार के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित किया। नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी हमेशा से ही रहस्य में रही है। उनके जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, या ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को कभी सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि कम उम्र में उनकी शादी हुई थी। यह शादी उनके परिवार द्वारा तय की गई थी, जो उस समय की एक आम प्रथा थी। मोदी जी की शादी उनके परिवार ने तब करवाई थी
जब वो किशोरावस्था में ही थे। उस समय नरेंद्र मोदी की उम्र मात्र 18 साल थी। उनकी शादी जशोदाबेन चमनलाल मोदी से हुई थी। जशोदाबेन एक साधारण परिवार से थीं और उन्होंने भी इस शादी को अपने परिवार की इच्छा के अनुसार स्वीकार किया था। ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। शादी के कुछ समय बाद ही नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। मोदी जी ने शादी के कुछ समय बाद ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया और आरएसएस ज्वाइन कर लिया। उन्होंने खुद को सार्वजनिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया और आरएसएस ज्वाइन कर लिया। आरएसएस में शामिल होने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा ध्यान सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में लगा दिया। मोदी जी शायद ही कभी अपनी शादी के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि यह उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था और उन्होंने इसे पीछे छोड़ आच दिया है। उनका कहना है कि यह उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, उन्होंने इसे पीछे छोड़ आच दिया है और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ आच दिया है। उनकी शादी का खुलासा 2014 के चुनावों के दौरान हुआ था। इस खुलासे ने मीडिया और जनता के बीच काफी हलचल मचाई थी। इससे उनकी निजी जिंदगी और अपनी शादी को गुप्त रखने के उनके फैसले पर बहस छिड़ गई थी। मीडिया और जनता के बीच इस मुद्दे पर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी को छोड़ने के लिए उनकी आलोचना की तो कुछ ने उनकी निजता के अधिकार का बचाव किया। इस मुद्दे पर समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मोदी जी की शादी एक रहस्य बनी हुई है। उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। जशोदाबेन ने भी इस मुद्दे पर बहुत कम ही बात की है। वो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में खुलकर बात नहीं की है। उनकी निजी जिंदगी अटकलों और बहस का विषय बनी हुई है। लोग आज भी उनकी शादी और निजी जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं।